वेलकम टू स्टडी कर। आज हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब यानी मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज ने। तो कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन ओपन 2024 में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है। नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और डेनियल मेदवेदेव ये रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने लगातार दूसरी बार विंबलडन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है और उन्होंने 2024 के फाइनल में सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराया है। फाइनल मुकाबला कहां खेला गया था? लंदन के सेंटर कोर्ट में। आपको याद रखना है कि जो विंबलडन ओपन है इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है। कार्लोस अल्कारेज ने 2023 में भी विंबलडन का खिताब अपने नाम किया था। नोवाक जोकोविच अब तक 7 बार विंबलडन का खिताब जीत चुके हैं। कार्लोस अल्कारेज ने अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और अभी उनकी आयु केवल 21 वर्ष है। तो 21 वर्ष की आयु में वो 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। 2022 में उन्होंने यूएस ओपन जीता था, 2023 में विंबलडन, 2024 में अभी उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है और 2024 में उन्होंने विंबलडन का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। वुमेन्स सिंगल्स की बात करें तो विंबलडन ओपन 2024 में वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीता है चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने। इन्होंने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। क्रेजिकोवा का यह पहला ही विंबलडन खिताब है, इस बात को आप याद रखिएगा। यह क्रेजिकोवा का दूसरा महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2021 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। विंबलडन ओपन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक वर्ष में, उनमें सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन है? विंबलडन ओपन। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और यह हर साल जून जुलाई माह में लंदन में आयोजित किया जाता है और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच ने 7 बार विंबलडन का खिताब जीता है। महिला वर्ग में सबसे ज्यादा बार विंबलडन का खिताब जीता है मार्टिना नवरातिलोवा ने, जो कि अमेरिका की हैं। ग्रैंड स्लैम को डिस्कस करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अच्छा, ग्रैंड स्लैम शब्द आपने सुना होगा। ये ग्रैंड स्लैम क्या होता है? तो इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन शामिल हैं। तो ये दोस्तों इसी प्रकार से आयोजित किए जाते हैं एक वर्ष में। यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है। अब तक सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के नाम। उन्होंने 26 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और फिर इसके बाद है नोवाक जोकोविच का नाम, ये सर्बिया के हैं, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सेरेना विलियम्स ये अमेरिका की हैं, इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और स्टेफी ग्राफ ये जर्मनी की हैं, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो हर साल 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इस बात की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अच्छा, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। 11 फरवरी को समर्पण दिवस और 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि अब 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अच्छा, जब आपातकाल लगाया गया था भारत में, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो उन्होंने अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा है, यानी 21 महीने तक भारत में आपातकाल घोषित था।
इस साल 25 जून को इमरजेंसी की 49वीं बरसी भी मनाई गई है। बात आई है इमरजेंसी की यानी आपातकाल की, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी का वर्णन किया गया है। तो पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी। अगर देश पर कोई बाहरी आक्रमण होता है या युद्ध होता है या देश के अंदर कलह या बड़ी आपदा आती है, तो ऐसी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी का उपयोग किया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकार का आपातकाल है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। तो जब किसी राज्य का संवैधानिक सिस्टम फेल हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और फिर शासन व्यवस्था राष्ट्रपति की निगरानी में राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। फिर तीसरे प्रकार का आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। जब देश में आर्थिक मंदी आ जाती है और सरकार के पास देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचता है, तब ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है, लेकिन भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। हाल ही में घोषित किए गए प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में नो नॉन वेज डे मनाया जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को समानता दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। 11 सितंबर को महाकवि दिवस, 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये हैं अभी हाल ही में घोषित किए गए कुछ प्रमुख दिवस। अगला क्वेश्चन है केपी शर्मा ओली किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो वह नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो भूटान के पीएम है सेरिंग टोब्गे, श्रीलंका के पीएम है दिनेश गुणवर्धने और मॉरिशस के पीएम है प्रविंद जगन्नाथ। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेपाल में अभी तक गठबंधन की सरकार चल रही थी और उसके प्राइम मिनिस्टर थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो उन्हें अपना बहुमत साबित करना था, लेकिन वो 12 जुलाई को अपना बहुमत साबित नहीं कर सके संसद में। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद अब सीपीएन यूएमएल के नेता केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अब इन्होंने भी गठबंधन की सरकार बनाई है। तो उनकी पार्टी सीपीएन यूएमएल ने नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। 2015 के नेपाल के नए संविधान के अनुसार नेपाल में द्विसदनीय संसद व्यवस्था है, यानी कि वहां की संसद में 2 सदन हैं। पहला सदन है प्रतिनिधि सभा, दूसरा सदन है राष्ट्रीय सभा। आपको याद रखना है कि प्रतिनिधि सभा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे देश में लोकसभा है और राष्ट्रीय सभा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे देश में राज्यसभा है। तो प्रतिनिधि सभा में कितने सदस्य हैं? 275। नेपाल के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो काठमांडू कैपिटल है, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है और सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में की गई कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लिसा डी एंडा माद्राजो FATF की अध्यक्ष बनी है। कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हल्ला टॉमस डॉटर आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है। मसूद पेजेस्कियान ईरान के राष्ट्रपति बने हैं और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। एमेनुअल सोबेरेन विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक बनी है। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। शेख सबा अल खालिद अल सबा कुवैत के नए क्राउन प्रिंस बने हैं। मार्क रूट नाटो के महासचिव और अल्लामे हलीना चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जेम्स एंडरसन किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रहे हैं जेम्स एंडरसन। तो उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। केन्या के कोलेंस ओबुआ ने भी अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो 41 साल की उम्र में इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, जिन्हें जिमी एंडरसन के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2002 में
उन्होंने 20 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उन्होंने टेस्ट में 704 और वनडे में 269 और T20 में 18 विकेट हासिल किए हैं और अपने पूरे कैरियर में उन्होंने 991 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच 2024 में अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 से संन्यास ले लिया है। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जून 2024 के लिए दिया गया है। अडानी ग्रुप को 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया है। गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन घोषित किया गया है। इसके अलावा PV सिंधु और शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक बनाए गए हैं। प्यूमा इंडिया के द्वारा क्रिकेटर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना एम्बेसडर बनाया गया है। विश्वनाथन आनंद ने अभी हाल ही में 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत की किस महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है? आंसर हो जाएगा भावना कंठ, और इनका नाम आपको कहीं कहीं भावना कांत भी मिलेगा। शिवांगी जोशी की बात करें तो नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। नीरजा मिश्रा कौन है? तो ये अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला है। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली जज एडवोकेट जनरल ऑफिसर हैं। तो अभी हाल ही में भावना कांत ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। भावना कांत सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली इंडियन एयरफोर्स की महिला पायलट है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अभी जो पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, यह इसका 43वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक। तो इसी सैन्य अभ्यास में भावना कांत ने हिस्सा लिया है। और ये जो पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास है, यह बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी। इस अभ्यास में 20 देशों की वायुसेना ने हिस्सा लिया है और इसमें 140 से अधिक विमान भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान ने हिस्सा लिया है और C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान और IL-78 विमान ने भी हिस्सा लिया है। प्रथम महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयंता कल्याण। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? डॉक्टर सबीरा प्रकाश। दिशा नायक कौन है? तो ये देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर हैं। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की कुलपति हैं। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं। M वीरलक्ष्मी पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। अवनी चतुर्वेदी वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास जो कि भारत और जापान के बीच होता है उसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हैं। भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग की जाती है या ट्रांसफर किया जाता है तो उससे पहले उपराज्यपाल से पूछा जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी अब जब नई सरकार का गठन होगा, वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसको भी ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित कामों के लिए उपराज्यपाल से पूछना पड़ेगा। तो इस प्रकार की शक्तियां बढ़ाई गई हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई अभी हाल ही में किया है। तो अब उपराज्यपाल के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े हुए मामलों के ज्यादा अधिकार होंगे। आपको याद रखना है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संसद में पारित किया गया था और इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला हिस्सा बना था जम्मू कश्मीर और दूसरा बना था लद्दाख, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य
भारत सूचकांक 2023-24 में देश का समग्र एसडीजी स्कोर कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा 71। तो अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया है। यह इस इंडेक्स का चौथा संस्करण है। पहला संस्करण 2018 में लॉन्च किया गया था। इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डेवलपमेंट का एनालिसिस किया जाता है। तो भारत का एसडीजी समग्र स्कोर 2018 में 57 था, 2020-21 में 66 हो गया और 2023-24 में भारत का एसडीजी समग्र स्कोर 71 हो गया है। स्कोर 0 और 100 के बीच होता है। 100 का स्कोर का मतलब है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। तो जिस राज्य का जितना अधिक स्कोर होता है, इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को वो प्राप्त करने के लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है। तो सभी राज्यों ने समग्र स्कोर में सुधार को दर्शाया है। अग्रणी श्रेणी में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। परफॉर्मर श्रेणी में 4 राज्य हैं, मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार। शीर्ष राज्य हैं उत्तराखंड और केरल। तो इन दोनों का स्कोर कितना रहा है? 79। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। इस बात को भी आप याद रखिएगा। 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। स्कोर में 25% की वृद्धि हुई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, पंजाब, मध्य प्रदेश और ओडिशा। किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और आईटी सक्षम युवा योजना 2024 शुरू की गई है? तो यह योजना हरियाणा में शुरू की गई है। असम की बात करें तो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में शुरू की गई है। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है और बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और आईटी सक्षम युवा योजना 2024 को लॉन्च किया गया है। तो जो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना है, इसमें किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। और बात करें युवाओं के सशक्तिकरण और रोजगार की, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना 2024 को तैयार किया गया है। इस योजना के जरिए पहले चरण में 5000 स्नातक और स्नातकोत्तर आवेदकों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल ने अभी हाल ही में अपना जैव विविधता रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो अभी हाल ही में केरल में स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता रजिस्टर तैयार किया गया है। यानी हर क्षेत्र के लिए एक जैव विविधता रजिस्टर तैयार किया गया है। इसमें जंगली, जलीय, शहरी और कृषि जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और वर्तमान उपयोग पैटर्न की जानकारी शामिल की गई है। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो फिनलैंड ने रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया है। तजाकिस्तान की बात करें तो यहां पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर सरकार ने रोक लगाई है। ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन होगा। वेनेजुएला सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश अभी हाल ही में बना है। तो अभी हाल ही में फिनलैंड ने रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया है और इसकी घोषणा की है किसने? वहां के प्राइम मिनिस्टर पेटेरी ओरपो ने। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिनलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा यह फैसला लिया गया है। फिनलैंड की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। देखिए यहां पर फिनलैंड स्थित है और कैपिटल है हेलेंस्की। अलेक्जेंडर स्टब यहां के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओरपो और फिनलैंड की सीमा स्वीडन, नॉर्वे और रूस से लगती है। इस देश की बाल्टिक सागर के साथ लंबी रेखा है। यहां पर बाल्टिक सागर है तो उसके साथ इसकी लंबी रेखा है। 2023 में यह नाटो का 31वां सदस्य बना था और फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? आलिया नीलम।
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? रजत शर्मा। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ है? वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। आरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? 10%। यूएन की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या के 2062 तक कितनी पहुंचने की संभावना है? 1.70 बिलियन। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है? बुर्किना फासो। शिबानी राजा किस देश में सांसद बनी है जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? ब्रिटेन। वी झिंझम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह किस राज्य में है जहां पहला कंटेनर जहाज पहुंचा है? केरल। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम पर्यावरण से संबंधित सभी दिवस डिस्कस करने वाले हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई दिवस 24 अक्टूबर, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि फारस किस देश का प्राचीन नाम है? तो ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ईरान बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों, जून 2024 के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा 6 मंथ के करेंट अफेयर्स और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।